नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव इस पर चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभाविता प्रतिदर्शन और गैर संभाविता प्रतिदर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः प्रतिदर्शन दो प्रकार का होता है, संभाविता प्रतिदर्शन और गैर संभाविता प्रतिदर्शन। इन दोनों प्रतिदर्शन प्रणालियों के भी अनेक प्रकार होते हैं, किंतु उन सब के बारे में अगली परिचर्चाओं में चर्चा करेंगे। आज मुख्यतः संभाविता प्रतिदर्शन और गैर संभाविता प्रतिदर्शन क्या है इसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले हम संभाविता प्रतिदर्शन के बारे में, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं। संभाविता प्रतिदर्शन जैसा नाम से ही स्पष्ट है, संभाविता प्रतिदर्शन वैसे प्रतिदर्शन परियोजना को कहा जाता है जिसमें जीव संख्या के सदस्यों का प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है। अर्थात किसी जीव संख्या से चयनित होने वाले प्रतिदर्श में उस जीव संख्या के सभी सदस्यों के चयन की संभावना ज्ञात होती है आपको, वैसी प्रतिदर्शन परियोजना को संभाविता प्रतिदर्शन कहते हैं। आदर्शतः संभाविता प्रतिदर्शन में शोधकर्ता को निम्नांकित शर्तों से संतुष्ट होना आवश्यक होता है। सबसे पहली शर्त है जीव संख्या या समष्टि जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाने वाला है उसका आकार अवश्य ज्ञात हो। अर्थात संपूर्ण जीव संख्या या समष्टि का कितनी है उसका आकार आपको स्पष्ट ज्ञात होना चाहिए कि 1000 की जीव संख्या है या 50,000 की है, उसका आकार आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, प्रतिदर्श की वांछित संख्या निर्दिष्ट हो, अर्थात कितना प्रतिदर्श चयनित करना है उसकी संख्या निश्चित होनी चाहिए। तीसरा, जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर हो या कम से कम अवश्य ही ज्ञात हो, अर्थात जीव संख्या के जितने भी सदस्य हैं उनका प्रतिदर्श में चयन होने की संभावना सबकी बराबर होती है। अर्थात जीव संख्या के प्रत्येक इकाई की प्रतिदर्श में चयनित होने की संभावना बराबर होती है। उदाहरण के रूप में यदि आपकी जीव संख्या 100 है और आपको उससे 10 प्रतिदर्श लेना है, तो उस 10 के प्रतिदर्श में उस जीव संख्या के 100 सदस्यों के चयन की संभावना बराबर होगी। अर्थात उस 10 के प्रतिदर्श में उस जीव संख्या से जो 100 लोगों की जीव संख्या है उससे उसके प्रत्येक सदस्य चयनित हो सकते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि पहला चयनित हो जाए, दूसरा के चयन की संभावना कम हो, तीसरा चयनित न हो, चौथा, अर्थात उस 100 में से 10 कोई भी चयनित हो सकते हैं। अर्थात सभी के चयन की संभावना बराबर है। संभाविता प्रतिदर्शन का जो मूलभूत उसका तत्व है वह है रेंडमाइजेशन, अर्थात यादृच्छिकीकरण। संभाविता प्रतिदर्शन की इन 3 शर्तों में से पहली और तीसरी कुछ ऐसी है कि शोधकर्ता उसे ठीक ढंग से कभी कभी पूरा करने में असमर्थ रहता है। फिर भी संभाविता प्रतिदर्शन का एक धनात्मक गुण यह है कि इससे प्राप्त होने वाले प्रतिदर्श प्रातिनिधिक होते हैं। फलस्वरूप इनसे मिलने वाले निष्कर्ष को काफी विश्वास के साथ उस जीव संख्या जिससे प्रतिदर्श का चयन किया गया था उस तरह के समान जीव संख्या पर लागू किया जा सकता है। आइए अब एडवांटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभाविता प्रतिदर्शन के कौन कौन से लाभ हैं उसके बारे में देख लें। पहला है द एब्सेंस ऑफ सैंपलिंग एरर एंड सैंपलिंग बायस, अर्थात संभाविता प्रतिदर्शन में प्रतिदर्शन त्रुटि और प्रतिदर्शन पूर्वाग्रह से नहीं होता है, इससे बचा जा सकता है, इससे बच जाता है। जो शोधकर्ता होता है वह इस प्रणाली से यदि प्रतिदर्श का चयन करता है तो उसमें प्रतिदर्शन त्रुटि और प्रतिदर्शन पूर्वाग्रह बहुत कम होता है। दूसरा, हायर लेवल ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, जो शोध से निष्कर्ष निकालते हैं उसकी विश्वसनीयता बहुत उच्च स्तर की होती है। अर्थात संभाविता प्रतिदर्शन से आप प्रतिदर्श चयनित किए हैं तो
उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे शोध के वे बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। इंक्रीज्ड एक्यूरेसी ऑफ सैंपलिंग एरर एस्टिमेशन, संभाव्यता प्रतिदर्शन से यदि आप प्रतिदर्श चयनित करते हैं या चयन करते हैं प्रतिदर्श का, तो प्रतिदर्श त्रुटि के अनुमान की जो एक्यूरेसी होती है वह बढ़ जाती है। अर्थात इस विधि से यदि प्रतिदर्श का चयन किया गया है तो प्रतिदर्शन त्रुटि के अनुमान की जो शुद्धता होती है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद है द पॉसिबिलिटी टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन, अर्थात संभाविता प्रतिदर्शन से यदि प्रतिदर्श का चयन किया गया है तो उससे पूरी जीव संख्या के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है और उसी तरह की अन्य जीव संख्या या समष्टि के संदर्भ में उन अनुमानों या निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। लिमिटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अब संभाव्यता प्रतिदर्शन की क्या क्या सीमाएं हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है हायर कॉम्प्लेक्सिटी, अर्थात इससे प्रतिदर्श का चयन करना एक अत्यंत जटिल कार्य है, अर्थात इसमें बहुत सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, अतः इससे प्रतिदर्श का चयन करना एक जटिल कार्य है। मोर टाइम कंज्यूमिंग, इससे प्रतिदर्श को चयन करने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। यूजुअली मोर एक्सपेंसिव, अर्थात इससे यदि समय के साथ ही इससे प्रतिदर्श चयन करने में आपकी आर्थिक संसाधन भी अधिक लगते हैं। रिक्वायर्ड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस फॉर रैंडमाइजेशन, इस विधि से यदि संभाविता प्रतिदर्शन से आप प्रतिदर्श का चयन कर रहे हैं तो आपको यादृच्छिकरण की विभिन्न विधियों के बारे में समझ अवश्य होनी चाहिए। बिना रैंडमाइजेशन की टेक्निक के ज्ञान और उसके अनुप्रयोग के ज्ञान के आप इस विधि से प्रतिदर्श का चयन नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू नॉन पार्टिसिपेशन बाय पोटेंशियल सब्जेक्ट रैंडमली सिलेक्शन, हाँ, इसमें एक और संभावना रहती है कि जो भी प्रतिदर्श के इकाइयां हैं, जो पोटेंशियल इकाइयां हैं या कोई महत्वपूर्ण इकाई है, उसके प्रतिदर्श में चयन होने से छूट जाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यादृच्छिकरण के माध्यम से इसमें प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। इसलिए यह संभावना रहती है कि समष्टि या प्रतिदर्श की कोई अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई छूट जाए। अब आते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे, गैर संभाविता प्रतिदर्शन पे। गैर संभाविता प्रतिदर्शन वैसी प्रतिदर्शन परियोजना को कहते हैं जिसमें जीव संख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है। इसके अलावा इस तरह के प्रतिदर्शन में शोधकर्ता जीव संख्या को स्पष्ट पहचान करने की चिंता नहीं करता है और उसे अपनी आवश्यकता एवं इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्श में शामिल कर लेता है। अर्थात गैर संभाविता प्रतिदर्शन में जो भी जीव संख्या या समष्टि है उसके जितने भी सदस्य हैं उनके प्रतिदर्श में चयन होने की संभावना शोधकर्ता को ज्ञात नहीं होती है। इसके साथ ही जीव संख्या या जो समष्टि है उसका स्पष्ट स्वरूप उसको ज्ञात नहीं होता है। इसके साथ ही क्या है कि इसमें समष्टि या जीव संख्या से प्रतिदर्श में सभी सदस्यों या सभी इकाइयों के चयन की संभावना बराबर भी नहीं होती है। अर्थात प्रतिदर्श में चयन की जो प्रतिदर्श में जो समष्टि से प्रतिदर्श में चयन होने वाली इकाइयों की जो चयन की संभावना है वह बराबर नहीं होती है। अर्थात कुछ सदस्य चयनित हो सकता है, कोई सदस्य नहीं चयनित हो सकता है, कोई इकाई समष्टि की चयनित हो सकती है, कोई नहीं चयनित हो सकती। अर्थात सभी सदस्यों या सभी इकाइयों, समष्टि की सभी सदस्यों और समष्टि की सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चयन की संभावना बराबर नहीं होती है। अर्थात उदाहरण के रूप में यदि आपके जीव संख्या या समष्टि
100 है और उससे आपको 10 प्रतिदर्श लेना है, तो इसमें 10 प्रतिदर्श में इस 100 में से 10 कौन सम्मिलित होंगे यह निश्चित नहीं होता है, या इन 100 सदस्यों या इन 100 इकाइयों के सभी सदस्यों की उस प्रतिदर्श में चयन की संभावना बराबर नहीं होती है, क्योंकि शोधकर्ता इसमें क्या होता है कि किसी भी यादृच्छिककरण की किसी भी तकनीक का सहारा नहीं लेता है, वरन अपने सब्जेक्टिव जजमेंट अर्थात अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर प्रतिदर्श का चयन समष्टि से करता है। उसे जो भी सुविधाजनक लगता है या जो भी उसे लोग आसानी से मिल जाते हैं, उन लोगों को वह प्रतिदर्श में चयनित कर लेता है। इसके साथ ही इसमें जो शोधकर्ता होता है उसे पूरे समष्टि के आकार के बारे में भी ज्ञात नहीं होता है। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट्स लोगों पे रिसर्च करना चाहे या चोर व्यक्तियों पे रिसर्च करना चाहे, तो वह नहीं जानता है कि ड्रग एडिक्ट किसी एरिया में, मान लीजिए सिवान में ही कितने लोग ड्रग एडिक्ट हैं, उसके बारे में यदि वह शोध करना चाहे तो उसे नहीं पता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कितने लोग सिवान में ड्रग एडिक्ट हैं या कितने लोग चोर हैं। तो वह ऐसे स्थिति में संभाविता प्रतिदर्शन से प्रतिदर्श का चयन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो समष्टि उसकी है वह उसे उसका आकार ज्ञात नहीं है, अर्थात कितने लोग चोर हैं या कितने लोग सिवान में ड्रग एडिक्ट हैं यह उसे नहीं पता है। इसलिए वह गैर संभाविता प्रतिदर्शन का इस स्थिति में सहारा लेगा और जो भी उसे सुविधाजनक रूप से मिल जाएंगे लोग, उनसे वह प्रतिदर्श ले लेगा। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अर्थात गैर संभाविता प्रतिदर्शन के क्या क्या लाभ है। पहला है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फिट बेस्ट व्हेन द एग्जॉस्टिव पॉपुलेशन इज नॉट डिफाइंड, अर्थात समष्टि या जीव संख्या स्पष्ट रूप से यदि परिभाषित नहीं है तो वहां पे वैसी परिस्थिति में गैर संभाविता प्रतिदर्शन सबसे उपयुक्त विधि है प्रतिदर्श चयन करने की। दूसरा है पॉसिबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स अबाउट द सैंपल। गैर संभाविता प्रतिदर्शन के माध्यम से यदि प्रतिदर्श चयनित किया जाता है तो उसमें प्रतिदर्श पर विवरणात्मक कमेंट या उसके बारे में विवरणात्मक जानकारी देना संभव होता है। मतलब पॉसिबिलिटी ये रहती है कि प्रत्येक प्रतिदर्श के प्रत्येक इकाई के बारे में जो भी चयनित किया गया प्रतिदर्श उसके बारे में आप कुछ डिस्क्रिप्टिव कमेंट दे पाएँ। इसका और एक लाभ है कास्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम इफेक्टिवनेस कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। संभाविता प्रतिदर्शन के तुलना में गैर संभाविता प्रतिदर्शन अत्यधिक आर्थिक रूप से भी अत्यधिक कम खर्चीली प्रणाली है और टाइम समय की दृष्टि से भी कम खर्चीली प्रणाली है, अर्थात इसमें कम समय और कम धन में इससे प्रतिदर्शन का चयन किया जा सकता है। अर्थात यह प्रभावी रूप से यह कास्ट प्रभावी अर्थात व्यय प्रभावी भी है और धन प्रभावी भी प्रणाली है। आइए अब इसके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग गैर संभाविता प्रतिदर्शन के सीमाओं के बारे में, इसकी लिमिटेशंस के बारे में चर्चा करें। पहला, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, अर्थात गैर संभाविता प्रतिदर्शन से जो भी प्रतिदर्श चयनित किया जा रहा है यह जरूरी नहीं है कि वह संपूर्ण जीव संख्या या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे ही, अर्थात इसमें इससे चयनित प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्व न होने की भी संभावना रहती है। अर्थात जो प्रतिदर्श चयनित होता है वह यह जरूरी नहीं है कि संपूर्ण समष्टि का या जीव संख्या का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से करता हो। कैन नॉट मेजर सैंपलिंग एरर फैक्टर टू शो वैलिडिटी, इसमें वैधता को सुनिश्चित करने के लिए आप प्रतिदर्शन त्रुटि का सहारा, प्रतिदर्शन त्रुटि को माप नहीं सकते हैं। अर्थात गैर
संभाव्यता प्रतिदर्शन से यदि प्रतिदर्श का चयन किया गया है तो उसमें प्रतिदर्शन त्रुटि को मापना बहुत मुश्किल काम है, उसको मापा नहीं जा सकता है। इसके बाद इसकी एक अन्य सीमा है, रिसर्चर जजमेंट यूज्ड इन फॉर्मिंग ए सैंपल में लेड टू बायस। यदि इसमें क्योंकि शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर प्रतिदर्श का चयन करता है, अतः इसके पक्षपातपूर्ण होने की संभावना अधिक रहती है। अर्थात वह पक्षपातपूर्ण, वह जिसको अच्छा समझता है उसको चयनित कर लेता है, जिसको अच्छा नहीं समझता उसको नहीं चयनित करता है। तो इसमें व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर जब प्रतिदर्श का चयन किया जाता है तो इसमें पूर्वाग्रह की संभावना होती है। मोर डिफिकल्ट टू जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। इसमें जो प्रतिदर्श चयनित किया गया जाता है उससे जो शोध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका उसी तरह की दूसरे समष्टि या जीव संख्या के लिए सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। अर्थात गैर संभाविता प्रतिदर्शन से जो भी शोध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं इस विधि से किसी समष्टि के बारे में, तो उसी तरह की अन्य समष्टि के बारे में उससे निकाले गए किसी एक समष्टि या जीव संख्या से संबंधित जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं इस माध्यम से प्रतिदर्शन द्वारा, तो वह उसी तरह की दूसरी जीव संख्या या समष्टि के बारे में उनका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।